नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जहरीले बोल, कांग्रेस का सेल्फ गोल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। लेकिन आज बहुत टाइट मैसेज दे दिया गया है चीन को, बहुत ज्यादा टाइट। और ये मैसेज क्या है ये आपको बताएंगे। लेकिन फिक्र आपकी में इस वक्त आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप जानना चाह रहे होंगे देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, ये सारी खबरें हमारे पास है। लेकिन शुरुआत अभी इस वक्त की बड़ी खबर जो किसी चैनल पर नहीं है। पहली ब्रेकिंग न्यूज, गलवान के बाद पहली बार भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात। बड़ी खबर, दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता। एलएसी पर द्विपक्षीय समझौते से मसला हल करने की जरूरत, यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। सीमा पर शांति आपसी संबंधों पर निर्भर है, राजनाथ सिंह जी ने यह भी कहा। लेकिन इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है वो है दंतेवाड़ा अटैक को लेकर। ब्रेकिंग न्यूज, दंतेवाड़ा अटैक के बाद नक्सलियों का नया फरमान, शहीदों का गांव में नहीं होने दिया जाएगा अंतिम संस्कार। नक्सलियों से डरकर दो परिजनों का शव लेने से इनकार। सोचिए जरा, नक्सलियों ने परिजनों को धमकी देकर अंतिम संस्कार से रोका। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में तीसरी ब्रेकिंग न्यूज कर्नाटक से है। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5वीं चुनावी गारंटी का ऐलान कर दिया है। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा किया गया है। बेरोजगारों, गरीबों के लिए पहले ही किए गए कई चुनावी वायदे। आज ही पीएम ने कांग्रेस की गारंटी स्कीम पर हमला किया था। लेकिन एक और बड़ी खबर, अजीत पवार पर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार का बयान। अजीत पवार को सरकार में शामिल कराने का फैसला सीएम शिंदे पर छोड़ा। 10 निर्दलीय एमएलए समेत 50 विधायक सीएम शिंदे के फैसले के साथ हैं। इस सब के बीच में सीएम शिंदे जो फैसला लेंगे वो सभी के लिए मान्य होगा। बड़ी खबर आ रही है एक और, पहलवानों के धरने पर भारतीय ओलंपिक संघ का बयान। सड़क पर धरना अनुशासनहीनता। पीटी उषा अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ, उन्होंने कहा यह खेल के लिए अच्छा नहीं है। पीटी उषा ने कहा कोई समस्या है तो हमारे पास आना चाहिए था, हमारे पास आने के बजाय सड़क पर उतर गए। पीटी उषा ने यह कहा। एक और बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह और सिविल एविएशन मिनिस्टर सिंधिया के बीच अहम बैठक हुई है। एयरपोर्ट पर क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा के मसलों पर चर्चा हुई है। छुट्टियों के मद्देनजर भीड़ प्रबंधन के उपायों पर मंथन हुआ है। बैठक में एमएचए, सिविल एविएशन समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। इस सब के बीच में दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया को राहत नहीं, अभी भी मुश्किलें बाकी है उनकी। सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी 12 मई तक बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने सीबीआई से चार्जशीट की कॉपी देने को कहा है। सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत का विरोध किया था। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में सीएम और एलजी के बीच नई तकरार शुरू हो गई है। मॉडर्न स्कूल को लेकर एलजी पर दिल्ली सरकार का आरोप। द्वारका के स्कूल को टेक ओवर करने की मंजूरी नहीं दे रहे एलजी। सरकार का आरोप, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत दाखिला नहीं दे रहा है स्कूल। ये बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर आ रही है, 4 और 5 मई को भारत दौरे पर आएंगे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव। भारत में होने वाली एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। रूसी विदेश मंत्रालय के दौरे ने की पुष्टि। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो देखिए। आज हमारे शो के जो कर्टन रेजर पॉइंटर्स हैं, पहली बड़ी खबर क्या है? पहली खबर, कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री मोदी की तुलना जहरीले सांप से की। कर्नाटक चुनाव में क्या पार्टी सेल्फ गोल कर बैठी है, यह हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर संभाजी नगर से है। बीच सड़क मजहब के नाम पर एक लड़की का अपमान हुआ, लेकिन मजहबी शोर मचाने वाले अब तक मौन क्यों हैं? यह दोहरी मानसिकता समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, तीसरी खबर जो हमारे पास आ रही है वो यह है कि कोटा की अगर बात करें, कट्टरता के कारीगरों ने नमाजियों के बीच फायरिंग की। क्या यह हिम्मत सियासी डिस्काउंट का नतीजा है? यह सवाल पूछना जरूरी है। और चौथी खबर, एक फिल्म द केरल स्टोरी है। 32,000 महिलाओं के जिहाद पर सच झूठ की कहानी, जिसे जानना बहुत जरूरी है। और पांचवी खबर, माफिया आनंद मोहन से जुड़ी है, जिसे वोट बैंक के लिए मसीहा बनाने की कोशिश की गई है। इस सब के बीच में अब चलते हैं आज की लीड स्टोरी, जहरीले बोल, कांग्रेस का सेल्फ गोल। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, सियासत की जहरीली डिक्शनरी के बारे में है। डिक्शनरी के वो जहरीले शब्द जिसका इस्तेमाल कांग्रेस चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी के लिए करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए करती है। आज वैसे ही जहरीले शब्दों की डिक्शनरी फिर से खुलती है। सबसे पहले हम आपको राजनीति की जहरीली डिक्शनरी के कुछ की वर्ड्स बताते हैं। चाय वाला, चाय वाला, सांप, बिच्छू, नीच आदमी, मौत का सौदागर, चौकीदार चोर है,
गंदी नाली, जहर की खेती, खून की दलाली, कायर, रावण, दुर्योधन, औरंगजेब। सोचिए, आज पॉलिटिक्स की जहरीली डिक्शनरी में कुछ और शब्द जुड़ गए हैं। ये शब्द हैं जहर और जहरीले सांप। ये राजनीति की जहरीली डिक्शनरी के बिल्कुल नए शब्द हैं। जहर और जहरीले सांप की आज एंट्री कर्नाटक चुनाव में हुई। इसका इस्तेमाल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस एक्सपायर्ड पॉलिटिकल पार्टी है? क्या कांग्रेस की सोच एक्सपायर्ड हो गई है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बार बार गलतियां करना और एन चुनाव से पहले आत्मघाती बयान देने की आदत से कांग्रेस नेता बाज नहीं आ रहे हैं। यही किया कांग्रेस के बुजुर्ग और अनुभवी नेता खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी की पब्लिक मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप कह दिया। मत नीवेनाद्रू तप्पु तिಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ। इस बयान को हमने आत्मघाती क्यों कहा? तो इसका पूरा इतिहास है। ऐसे आत्मघाती बयानों ने कांग्रेस का कितना बेड़ा गर्क किया है, यह इतिहास थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान क्यों दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक चुनाव में धमाकेदार एंट्री मारी। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के 50 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रेवड़ी पॉलिटिक्स और कांग्रेस की गारंटी स्कीम को झूठ का पुलिंदा बताया। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य इतना बेतहासा खर्च अपनी दलगत राजनीति की भलाई के लिए कर रहे हैं, राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी वो खा जा रहे हैं। देश ऐसे नहीं चलता, सरकार ऐसे नहीं चलती। सरकार को पीढ़ियों बनाने का लिए भी काम करना होता है। सरकार को वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी सोचना पड़ता है। मल्लिकार्जुन खड़गे इन आरोपों का जवाब दे रहे थे। इसी कड़ी में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप कह दिया। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ। ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ। मल्लिकार्जुन खड़गे एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके अच्छे रिश्ते भी हैं। हमने देखा है वो तस्वीरें, किस तरीके से हाथ मिलाकर मुस्कुराकर दोनों मिलते हैं। वो तस्वीरें हम सभी ने देखी। अभी भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन संसद भवन में कार्यक्रम के दौरान दोनों के मिलने और बात करने की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई थी। लेकिन चुनाव के मैदान में उतरते ही खड़गे ये बात भूल गए। उन्होंने वही काम किया जिससे कांग्रेस चुनाव में बैकफुट पर चली जाती है और बीजेपी फ्रंट फुट पर आ जाती है। इसीलिए सवाल है कि क्या कांग्रेस नेताओं को नरेंद्र मोदी की से व्यक्तिगत दुश्मनी है? क्या कांग्रेस नेता नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और कामयाबी को पचा नहीं पाते हैं, इसीलिए वो प्रधानमंत्री के खिलाफ जहरीले बयान देते हैं? क्या यही कारण है कि आज की राजनीति में कांग्रेस की सोच एक्सपायर्ड हो चुकी है? क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही कांग्रेस को एक्सपायर्ड बता दिया? कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब भाई भतीजावाद की गारंटी। कांग्रेस अब उस स्थिति में है जब वो ना कोई सच्ची गारंटी दे सकती है, और आपको तो मालूम है मेरे नौजवान दोस्तों, कांग्रेस की वारंटी तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। जिसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है उसकी गारंटी का मतलब क्या है जी? यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो कांग्रेस
जब भी जवाब देने की प्रधानमंत्री मोदी को कोशिश करती है तो शायद पर्सनल अटैक पर आ जाती है, और यही उसका शायद सेल्फ गोल भी है। अब जरा कांग्रेस के एक्सपायर्ड सोच का इतिहास जान लेते हैं। यह सिलसिला शुरू होता है 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव से। 2007 में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा। कांग्रेस को इस बयान का भारी खामियाजा भुगतना पड़ा था, सबको पता है। नतीजा आपके सामने है, 51 और 59। ये देखिए आपके सामने 2002 और 2007 तस्वीरें देखिए। अब आप इस सब के बाद, मौत का सौदागर के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर ने मोदी को सांप, बिच्छू और नीच आदमी कहा। सांप, बिच्छू और नीच आदमी कहा, और ये देखिए अब आप, नीच आदमी कहा। नतीजा क्या है हम सब जानते हैं। वहां पर 2014 के चुनाव कैंपेन के दौरान सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के लिए जहर की खेती शब्द का इस्तेमाल किया। फिर क्या हुआ, आंकड़े आपके सामने हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा उछाला। प्रियंका गांधी ने प्रचार के दौरान पीएम मोदी को कायर कह दिया। यह भी आपके सामने। कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि उसे अच्छी कामयाबी मिलेगी, लेकिन आंकड़े फिर आपके सामने। कांग्रेस दूसरी बार 100 सीट के अंदर सिमट गई। गुजरात में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी। कांग्रेस के एक और नेता मधुसूदन मिस्त्री ने मोदी को औकात दिखा देंगे जैसा बयान दिया। नतीजा कांग्रेस की करारी हार हुई। ये देखिए नतीजा फिर आपके सामने। सोचिए, खड़गे ने जहरीले सांप वाले बयान पर पहले सफाई दी, फिर माफी भी मांग ली। उन्हें एहसास हो गया कि ऐसा बयान कितना आत्मघाती हो सकता है, लेकिन खड़गे के कमान से बयानों का तीर निकल चुका था, जिसे बीजेपी ने फौरन लपक लिया। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾವು ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಿಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ದೆ ನೆಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಡೆತ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಸೂಯಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯದಂಗಿದೆ. ಆ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ डेथ इज सर्टन। खड़गे जी सोचते मैं ऐसा कौन सा अपमानित करने वाला स्टेटमेंट मोदी जी को दूं जो सोनिया जी से भी भद्दा हो। कभी कोई कहता है मौत का सौदागर, कभी कोई कहता है नीच, कभी कोई कहता है बिच्छू, कभी कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे इस भाषा का प्रयोग करती है कांग्रेस पार्टी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेस के नेताओं को, देश से माफी मांगनी चाहिए। और फिर से वही सवाल, क्या माना जाए कि कांग्रेस की सोच एक्सपायर्ड हो चुकी है? कांग्रेस बार बार चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी को व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करके खुद का नुकसान क्यों करती है? वो इतिहास से सबक क्यों नहीं सीखती है? कहते भी हैं कि जो इतिहास से सबक नहीं सीखते वो इतिहास बन जाते हैं। कांग्रेस को इसे ही याद रखना चाहिए। लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र के अलावा मजहबी कट्टरता का एक और वीडियो सामने आया है। राजस्थान से कोटा में ईद के मुबारक मौके पर तालिबानी स्टाइल में हवाई फायरिंग की गई। यह हैरान करने वाली घटना सांगौद कस्बे के ईदगाह में हुई। नमाज अदा करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, तभी पहली गोली चली, फिर दूसरी गोली चली। जनाब मिर्जा मुश्ताक अहमद साहब खुतबा और दुआ के पहले इंशाअल्लाह नायब काजी साहब का इस्तकबाल दस्तारबंदी से नवाजा जाएगा। मैं सदर मोहतरम वक्फ बोर्ड सांगोद जनाब मिर्जा मुश्ताक अहमद साहब। यहां मौजूद भीड़ में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इतने में चौथी गोली, फिर 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और फिर 12वीं गोली चली। 36 सेकंड के इस वीडियो में कुल मिलाकर 12 राउंड फायरिंग की गई। यहां इबादत करने आए कट्टर सोच के ऐसे कुल कितने लोग मौजूद थे? इन बंदूकबाजों के चेहरे गौर से देखिए। कैमरे में रिकॉर्ड ये नीली टोपी वाला पहला शख्स ठीक बीचों बीच से फायरिंग कर रहा है। सिर पर काला साफा बांधे दूसरा नमाजी यहां बैठा है और गोली चला रहा है। काली टोपी पहने तीसरा व्यक्ति पहली कतार में नजर आ रहा है। इसके बाद कैमरा बाई तरफ घूमता है, यहां चौथा गोलीबाज दिखता है। यह भीड़ में बैठा सबसे पीछे बैठा, इसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है
और पांचवा बंदूकबाज दाईं तरफ यहां से फायरिंग कर रहा है। ये कितना खतरनाक हो सकता था, इसे भी तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ काफी संख्या में युवा और बुजुर्ग नमाज अदा करने आए थे। 2,500 से 3,000 लोगों की भीड़ मौजूद थी। इसी भीड़ में कई बच्चे भी शामिल थे जो इस ताबड़तोड़ फायरिंग से डरे और सहमे दिखे। ऐसी वारदात तालिबानी मानसिकता की देन है। बंदूक के दम पर मजहबी कट्टरता को बढ़ावा देने वाली जहरीली सोच है। दुनिया ने ऐसा काबुल में होते हुए कई बार देखा है, लेकिन फिक्र इस बात की है कि इस बार ये काबुल नहीं, राजस्थान के कोटा में हो रहा है। इसीलिए सवाल पूछे जाएंगे, ऐसे लोगों को कानून का खौफ क्यों नहीं है? इन कट्टर सोच के लोगों का मन कहां से बढ़ता है? क्या इसके पीछे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? क्या यह सियासी डिस्काउंट का नतीजा है? ना जरूरी है कि चलाया जाए ऐसे खुशी के अंदर, और बहुत सारी खुशियाँ मिलने की खुशियाँ हैं वो होती हैं। ऐसे मौके पर ऐसे काम नहीं होने चाहिए जिससे लोगों की दिलादारी हो या गलत मायने निकाले जाए। इससे हर शख्स को परहेज करना चाहिए। तो जो कुछ हुआ या गलत मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान को लेकर ये सवाल इसलिए बार बार उठते हैं क्योंकि यहां कभी करौली दंगा होता था, कभी कोटा में माहौल गर्म हो जाता था, और सोशल मीडिया पर जब वीडियो तेजी से वायरल होता था तब पुलिस की नींद टूटती। वो 4 दिन बाद जाकर यानी 26 तारीख को FIR दर्ज करती है। एजाज अहमद नाम के व्यक्ति और 2 अन्य को आरोपी बनाती है। फिर कड़े एक्शन की बात करती है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है और अभी उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है और पूरी प्रॉपर जांच करके जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। कोटा की पुलिस कटघरे में क्या पुलिस एक्शन के लिए वीडियो वायरल होने का इंतजार कर रही थी? घटना पर तुरंत FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? कैमरे पर सभी आरोपियों के चेहरे हैं, बावजूद इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पुलिस ने चुनावी राज्य राजस्थान में अपने लचर रवैये से सियासत को दावत दी। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि जब ईदगाह में यह फायरिंग हो रही थी तो वहां कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे, उनके सामने सब कुछ हुआ। कांग्रेस से जब TV9 ने जवाब लेना चाहा तो बोलने से साफ मना कर दिया गया। ISI वाले भी नमाज पढ़ते हैं, आपको पॉपुलर फ्रंट वाले भी नमाज पढ़ते हैं, सिम्मी के लोग भी नमाज पढ़ते हैं। देश को तोड़ने वाले कृत्य होते हैं, और इसीलिए तो आपने देखा ना कि सांगोद में किस प्रकार से और बंदूकों से हवाई फायर करके आसपास की जनता में दहशत फैलाने की कोशिश की। कम कितने भी बड़े अपराध कर लें, हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। ऐसी तस्वीरें तब सामने आती हैं जब सत्ता के लिए कानून से ऊपर मजहब हो जाता है। ऐसा होने पर रामनवमी के मौके पर भक्ति की आड़ में तलवारें बीच सड़क लहराई जाती हैं और ईद के मौके पर दिन दहाड़े बंदूकें चलाई जाती हैं। मजहबी कट्टरता की एक और फाइल केरल की देखिए। द केरल स्टोरी, सच का सामना। फिल्म द केरल स्टोरी, जिसके बारे में दावा है कि यह सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी के केंद्र में केरल है। फिल्म में 32,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन, जिहाद और आतंकवाद की दावा करती कहानी दिखाई गई है। फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर विपुल अमृतपाल की फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही बहस शुरू हो गई। स्क्रीन प्ले और किरदारों के संवाद से सवाल उठ रहे हैं। फिल्म में केरल की महिलाओं के अचानक गायब होकर ISIS आतंकी बनने की कहानी पर फोकस है। दिखाया गया कि हिंदू लड़कियों को फंसाकर कैसे इस्लाम कबूल करवाया गया। यह धर्मांतरण कराकर आतंकवाद की आग में झोंकी गई लड़कियों की कहानी है। हिंदू लड़कियों को जबरन आतंकी संगठन में शामिल कराया गया, ब्रेन वॉश किया गया। हिंदू लड़कियों को अलग अलग टेरर मिशन के लिए ट्रेन किया गया। हिंदू लड़कियों को खास मिशन के लिए अफगानिस्तान और सीरिया भेजा गया। अफगानिस्तान की जेल में बंद रोती हुई हिंदू लड़कियों को भी दिखाया गया है। केरल में आतंक के इस मॉड्यूल को लेकर सवाल पहले भी उठते रहे हैं। भारत की जांच एजेंसियों ने भी कई बार केरल में आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों को एक्सपोज किया है। अब फिल्म के ट्रेलर ने इस मामले को और भी विवादित बना दिया है। यह केरल की IS वाली कहानी का सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। फिल्म की कहानी में हिजाब भी है। हिजाब के बहाने हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करने की कहानी बताई गई है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि जब एक हिंदू लड़की के साथ बदसलूकी होती है तो मुस्लिम सहेली उसे हिजाब वाली नसीहत देती है, गुमराह करती है और बताती है कि हिजाब पहनने पर
किसी लड़की के साथ गलत नहीं होता है। जिहादी मानसिकता को डिकोड करने के बाद अब माफिया को मसीहा बनाने वाली खतरनाक सोच पर प्रहार करेंगे, क्योंकि यह भी फिक्र की बात है। जेल मैनुअल में बदलाव के बाद बिहार का बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह आज सुबह सहरसा जेल से रिहा हो गया। बताया गया कि भीड़ जमा होने की आशंका की वजह से यह रिहाई तड़के की गई। इसके लिए रात में ही सारी कागजी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। डीएम जी कृष्णैया की हत्या के केस में 16 साल बाद वो जेल से छूट गया है, लेकिन रिहा होते ही पूरे राज्य और अपने सैकड़ों समर्थकों के लिए एक मिस्ट्री बन गया। आनंद मोहन एक तलाश, क्या है ये सबसे नई और हैरत अंगेज खबर? ये बताने से पहले कुछ तस्वीरें देखिए। मीडिया बिहार के बाहुबली की रिहाई की तस्वीरें कैमरे में कैद करने का इंतजार कर रहा था। उसके स्वागत के लिए पूरा सहरसा तैयार हो चुका था। लाव लश्कर के साथ जेल से रिहाई का प्लान बनाया जा चुका था। गांव में स्वागत की भव्य तैयारियां चल रही थी। 15 से 20 किलोमीटर तक रोड शो की तैयारी थी। बाइक, कार, ट्रैक्टर, ट्रॉली और पैदल चलकर लोग एक हत्यारे का महिमा मंडन करने के लिए जमा हुए थे। गांव में 30,000 लोगों के खाने की व्यवस्था की गई थी। यहां 1.5 दशक बाद लोगों ने होली और दिवाली दोनों एक साथ मनाने की तैयारी की थी। हाथों में फूल माला लिए समर्थकों ने जेल का फाटक खुल गया और शेर छूट गया के नारे लगाए। सर्किट हाउस में समर्थक उससे मिलने के लिए गुलदस्ता नहीं हथियार लेकर पहुंचे थे, लेकिन आनंद मोहन न गांव पहुंचा न यहां आया, तो फिर कहां गायब हो गया? हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि बिहार की सियासत का यह राजपूत चेहरा जेल से छूटने के तुरंत बाद पटना पहुंच चुका है। यहां से कल वो देहरादून निकल जाएगा। देहरादून में 3 मई को उसके विधायक बेटे की शादी है। ये रिपोर्ट देखें। ये जो समर्थक हैं आनंद मोहन से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए बेताब जरूर थे, लेकिन फिलहाल इनको कहीं ना कहीं आनंद मोहन की इस रणनीति से, वो रणनीति जिसमें ना वो समर्थकों से मिलेंगे ना मीडिया के सामने आएंगे, उसे थोड़ी निराशा जरूर हुई है। उनको तो आना ही पड़ेगा, वो जरूर आएंगे और अपने समर्थकों से मिलेंगे। आनंद मोहन जी से मुलाकात तो हमारी हर रोज होती है। कहा जाए वो हमारे मन में बस रहे हैं, हमारे दिल में है। TV9 भारतवर्ष के पास जो जानकारी है उसके अनुसार आनंद मोहन पटना के लिए निकल गए हैं और कल सुबह वो देहरादून के लिए जाएंगे। अन्याय के खिलाफ जो उन्होंने आवाज उठाया 17 साल की उम्र से, हम ये बोलेंगे तो आपको लगेगा कि पत्नी बोल रही है, लेकिन बच्चा बच्चा जानते हैं उनका संघर्ष। हमारे लोगों को धन्यवाद कहने के लिए आए थे। और अब देखते हैं टॉप 9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान। पार्टी के यूथ वर्कर्स को संबोधित करते हुए कहा, रोटी को पलटने का वक्त आ गया है, अब देरी से काम नहीं चलेगा। दूसरी बड़ी खबर, आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मिले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। दिल्ली में हुई मुलाकात। 2 दिन पहले विपक्षी एकता के लिए अखिलेश से मिले थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तीसरी बड़ी खबर, यूपी निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा में धुआंधार प्रचार। योगी ने कहा, पहले लोग वसूली करते थे और तमंचे लेकर घूमते थे, आज युवा टैबलेट लेकर घूमते हैं। चौथी बड़ी खबर, सूडान में फंसे भारतीयों की सकुशल वतन वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी। अब तक 1100 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया है। एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर 240 लोगों को लेकर मुंबई पहुंचा। पांचवी बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना की C-17 उड़ाने वाली पहली महिला पायलट राजकौर बोपाराय भी मिशन में शामिल हुई। ग्लोब मास्टर उड़ाने वाली देश की अकेली महिला पायलट है राजकौर बोपाराय। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में हाईवे पर लैंडस्लाइड, हादसे में कई वाहन फंसे, कुछ लोग घायल। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 11 दिन से बताया जा रहा ट्रैफिक रुका हुआ है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, एक के बाद एक 8 गाड़ियां आपस में टकराई। ट्रक और कारों ने एक दूसरे को मारी टक्कर, दुर्घटना में कई लोग घायल। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची बुजुर्ग की जान। चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त बुजुर्ग का पैर फिसला। आरपीएफ की लेडी कांस्टेबल पल्लवी ने रेलवे ट्रैक पर गिरने से रोका। महाराष्ट्र के वासिम में चौंकाने वाला वीडियो आया सामने। 30 फीट ऊंची छत से गिरने के बाद भी
सुरक्षित बची बच्ची, बाइक की सीट पर गिरने से बच्ची की जान बची। लेकिन अब बात करते हैं युद्ध की। बेलारूस से न्यूक्लियर अटैक, यह सवाल है यहां पर। बेलारूस से न्यूक्लियर अटैक, वहां पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। लेकिन बड़ी खबर, 24 घंटे में यूक्रेनी सेना को लगा बड़ा झटका। ब्रेक करें, सायरन ऑन करिएगा। 24 घंटे में यूक्रेनी सेना को लगा बड़ा झटका। खेरसोन में यूक्रेन के 4 S-300 मिसाइल लॉन्चर तबाह। खेरसोन में 24 घंटे में यूक्रेन के 30 सैनिक मारे गए। यह बहुत बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर, पश्चिमी हथियारों से लैस हो चुका है यूक्रेन। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन को मिले 230 टैंक, 1500 आर्मर्ड व्हीकल। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने दी जानकारी। यूक्रेन को 230 टैंक और 1500 आर्मर्ड व्हीकल। और सीधा इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी पैराट्रूपर्स का एक्शन। दिखाइए जरा वीडियो, तुरंत ब्रेक करिए इसको जरा विजुअल्स के साथ। राहुल, यूक्रेनी सेना पर बरपाया भीषण प्रहर। इक्कीस से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए, ये बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए अब आप जरा किस तरीके से ये अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी पैराट्रूपर्स का एक्शन। ब्रेक करें, यूक्रेनी सेना पर बरपाया भीषण कहर। दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ। यूक्रेन ने भी किया रूस पर पलटवार, रूसी S-300 एयर डिफेंस को उड़ाया। ये देखिए अब आप, धमाके के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यूक्रेनी काउंटर अटैक की तैयारी का आया वीडियो। ब्रेक करें, इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, यूक्रेनी मरीन्स की कीचड़ में हो रही है खतरनाक ट्रेनिंग। यूक्रेनी मरीन्स की कीचड़ में ट्रेनिंग का वीडियो दिखाइए जरा। ये मिकोलीव में अटैक जो हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। ये मिकोलीव में जो अटैक हुआ है उसकी तस्वीर है। मिकोलीव में रूस का बड़ा हमले के बाद भीषण विस्फोट हुआ, दूर से आग का गुबार उठता दिखा। इसके बाद एक और ब्रेकिंग न्यूज, सीधे आइए अब जो अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए राहुल, बेलारूस से न्यूक्लियर अटैक के सवाल है, लेकिन अगली ब्रेकिंग न्यूज, सीधे ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, वैगनर चीफ प्रिगोजिन का डरावना खुलासा। दिखाइए जरा, शुरू हो चुका है वर्ल्ड वॉर 3, वैगनर चीफ ने कहा विजुअल्स के साथ। वैगनर चीफ ने लोगों से युद्ध में जुड़ने की अपील की। मौके पर युद्ध की ट्रेनिंग लेते दिखे वैगनर सैनिक। 40-60 राहुल। Надо активно готовиться. И через 3 недели там. Да? Конечно. Готово. Все бодрые, нормально. Коротко остриженные. Все готовые. चल रही है जंग, अब महाविनाशक होने वाली है। और सबसे बड़ी खबर बेलारूस से आ रही है। यूक्रेनी जंग के बीच बेलारूस से एटमी तैयारी। विजुअल्स के साथ, न्यूक्लियर क्षमता से लैस मिसाइल पर ट्रेनिंग। बेलारूसी सेना स्कैंदर-M से हमले की ट्रेनिंग ले रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो भी जारी किया। सीधे आइए राहुल इस खबर पर। बेलारूस से एटमी अटैक तय है, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। बेलारूस से एटमी अटैक क्यों किया जा रहा है, की तैयारी क्यों की जा रही है, यह देखते हैं।
सीधे आइए, जो हमारे पास फैक्ट्स हैं। राहुल पीछे ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। यूक्रेन को उत्तरी सीमा से एटमी जवाब देगा रूस, ये कहा जा रहा है। बेलारूस में स्कैंडर एम के इस्तेमाल की ट्रेनिंग चल रही है। न्यूक्लियर क्षमता से लैस स्कैंडर एम मिसाइल है। बेलारूस के जवान मिसाइल लॉन्चिंग तकनीक सीख रहे हैं। कम क्षमता वाले एटमी हथियार में घातक है स्कैंडर एम। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की डिटेल जानकारी से कीव हैरान है। इस सब के बीच में सवाल कुछ है, सीधे आइए यहां पर। बेलारूस में एटमी तैयारी के मायने क्या हैं? आइए अब आपको यह दिखाते हैं। क्या बेलारूस बॉर्डर ही रूस यूक्रेन की फ्रंट लाइन बनेगा? क्या स्कैंडर ट्रेनिंग के जरिए कीव को घेरने का प्लान है? जंग में बेलारूस की एंट्री होगी? ये सवाल है। इन सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे।